बताएंगे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं इंडियाज ग्रोथ स्टोरी से। सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई, पहले इसे समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के अलावा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। नोटिस में क्या कहा और नोटिस क्यों जारी किया? ये जारी किया गया चुनावों से पहले होने वाली मुफ्त की घोषणाओं या मुफ्त वाली घोषणाओं को लेकर। चुनाव के दौरान मुफ्त की घोषणाएं भारत में आम बात है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका चलन बढ़ गया है। वोटर्स को लुभाने के लिए सियासी दलों को यह सबसे आसान तरीका लगता है, हथियार है इनफैक्ट। सियासी दल वोट की चाहत में वेलफेयर और मुफ्त की घोषणाओं के बीच के बारीक अंतर को लांघ जाते हैं। फिर रिपीट कर रही हूं, सुनिएगा। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जितने भी सियासी दल है, ये वोट की चाहत में वेलफेयर और मुफ्त की घोषणाओं के बीच में जो एक महीन रेखा है उसको तोड़ देते हैं। और इसीलिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस मामले में एक्टिव दिख रही है। मुफ्त की सियासत का क्या अंजाम होता है, उसके लिए आपके पास ताजा उदाहरण श्रीलंका का है, जहां नेताओं ने पहले जनता को लुभाने के लिए खूब मुफ्त की घोषणाएं की, फिर उसको पूरा करने के लिए कर्ज लिया और फिर वही जनता सरकार के खिलाफ हो गई, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक सेहत बिल्कुल पस्त है। ऐसा ही एक उदाहरण अर्जेंटीना भी है। अर्जेंटीना ने इस महीने के आखिर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स यानी आयकर खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि विशेषज्ञों को आशंका है कि इससे देश का जो घाटा है, जो खजाना है वो घाटे में तब्दील हो जाएगा। घाटा उसमें भयंकर दिखेगा। अर्जेंटीना अभी भी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अर्जेंटीना में महंगाई दर अभी भी 124% है। मतलब ये देश मुफ्त की सियासत के चक्कर में गर्त में जा रहा है। इन एग्जाम्पल से आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के 76 साल में भारत ने जो आर्थिक हैसियत हासिल की है, उसको एक गलती तबाह कर सकती है, एक गलती। और इसीलिए हमें इस मुफ्त की सियासत से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें मुफ्त की आदत से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसकी बात आज इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हम आज आपको आर्थिक हिसाब से भारत पिछले 9 सालों में कहां से कहां पहुंचा है, इसकी आर्थिक हैसियत कहां से कहां पहुंच गई है, इसकी आज चर्चा करनी जरूरी है। इसे हम मेजर करेंगे, नापने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अपने गांव या शहर के आसपास कौन कितना अमीर है, किसकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियां हुई हैं फाइनेंशियल तौर पर, हाँ, आर्थिक हैसियत के हिसाब से ये तय करते हैं कि कितना आगे बढ़ पाया है। बिल्कुल वैसे ही हम हिंदुस्तान की, भारत की भी आर्थिक स्थिति यानी ये जो आर्थिक हैसियत है उसके बारे में जानेंगे। तो आर्थिक क्या हुआ, किसके पास कितना पैसा है, कितनी रकम है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, उसका खजाना कितना भरा हुआ है। एक देश की आर्थिक हैसियत क्या है, उसको कैसे पता करते हैं? उस देश की जीडीपी से। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। और सिंपल तरीके से अगर आपको समझाऊं तो भारत में जो भी बनता है, सुई से लेकर जहाज तक, जो भी हम खेतों में उगाते हैं, दलहन से लेकर तिलहन तक, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो जो पैसा बनता है उसको कहते हैं जीडीपी। और ये आंकड़े हर साल सामने आते हैं। तो एक देश की जीडीपी से उस देश की आर्थिक हैसियत पता चल जाती है। अब भारत की आर्थिक हैसियत क्या है आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रही हूं? 282.83 लाख करोड़ लगभग, क्योंकि 5 ऊपर अगर दशमलव के बाद होता है तो आप 283 मानकर चलिए, लगभग 283 लाख करोड़। अब आप बोलेंगे भाई ये 282.83 लाख करोड़ हमारे देश की आर्थिक हैसियत है, तो हम दुनिया में इस वक्त कहां खड़े हैं? अब ये भी जान लीजिए। आज आपको ये भी मैं बता देती हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक हैसियत वाले मुल्क में अगर किसी का नाम आता है वो अमेरिका है। मतलब सबसे अमीर देश अमेरिका है। उसकी आर्थिक हैसियत क्या है? 2121.19 लाख करोड़, यानी कुल मिलाकर 2121 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसकी आर्थिक हैसियत है लगभग 1500 लाख करोड़, या अगर एग्जैक्ट आंकड़े में आपको बताऊं तो 1497.31 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर आता है जापान और उसकी आर्थिक हैसियत है 349.37 लाख करोड़। चौथे नंबर पर जर्मनी
जर्मनी के पास है 341.05 लाख करोड़ और 5वें नंबर पर है हमारा आपका भारत। आर्थिक हैसियत 282.83 लाख करोड़ रुपए, यानी अभी हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। सरकार ने आर्थिक मामलों में क्या काम किया, कितनी तरक्की की, उसको अगर समझना है तो सरकार जब आई तब उसे देश किस हालात में या किस हालत में सौंपा गया था पिछली सरकारों से, आप वहां से आंकना शुरू करते हैं और अब क्या हालत है या हालात है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। यह भी आपको जानना चाहिए कि 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या क्या परिवर्तन आया है। 2014 में जब मोदी सरकार आई और आज यानी 2023 में जब मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9.5 साल पूरे कर लिए हैं, तो उसमें अंतर क्या दिखा है। 2013 और 2014 में भारत की आर्थिक हैसियत क्या थी, ये आपके सामने है, 113.55 लाख करोड़ की, और ये 2022 और 23 में हो गई 282 लाख करोड़ की। और इसमें अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स देख रहे हैं तो 282.83 लाख करोड़, यानी 150% की ग्रोथ पिछले 9 सालों में। 2013 से 14 में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में 90 नंबर पर था और 2023 में मौजूदा साल में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। अब आप सवाल पूछेंगे कि भारत ने 150% की स्पीड से ग्रोथ की, हाँ, तो फिर भारत 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बना, है ना। लेकिन दुनिया में जिन देशों से हमारा कंपटीशन है, यानी अभी तो टॉप 5 में हमसे बहुत आगे है ना 4 मुल्क, उनकी कमाई कितनी बढ़ी, क्योंकि तभी तो भारत की तरक्की का सही लेखा जोखा सामने आएगा ना। तो अमेरिका की आर्थिक हैसियत जो है वो 2013 और 14 में कितनी थी, 1459.88 लाख करोड़, और 2022-23 में कितनी हो गई, 2121.19 लाख करोड़। चीन की अगर मैं बात करूं तो उसकी जीडीपी में आप अंतर देख लीजिए, 871 से ये बढ़ गया 1497। फिर आगे बढ़िए, जापान की बात कीजिए, जापान 349 से 407 लाख करोड़। आगे बढ़िए और आप जर्मनी का जिक्र कीजिए, जर्मनी में 2013 और 14 में इनके पास कितना पैसा था या कितनी इनकी हैसियत थी, 223.53 लाख करोड़, और माफ कीजिएगा 323.59 लाख करोड़, और ये कहां पहुंच गया, 341.05 लाख करोड़। और इसी तरह आप देखिए कि कैसे तब्दीलियां हुई हैं मुल्कों में, मुल्कों की इकोनॉमी में। और ये जो भारत की आप इस वक्त स्थिति देख रहे हैं, सबसे तेज अगर कोई मुल्क बड़ा है तो वो भारत है। 113.55 से 150% की जंप लगाकर 282.83 लाख करोड़, यानी जो 4 देश हमसे आगे हैं उनकी तरक्की की रफ्तार पिछले 9 साल में भारत के मुकाबले बेहद कम है। और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, यही वो रफ्तार है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ये दावे के साथ कह रहे हैं कि भारत अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा।
और यही वो रफ्तार है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी दावे के साथ कह रहे हैं कि भारत अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी जो दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जो आंकड़े हैं उन दोनों में समानता है और इसीलिए जीडीपी के मामले में इस सरकार ने अपने काम की चेकलिस्ट में ग्रीन टिक लगा दिया है। ये चेकलिस्ट आपके सामने है, महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी। तो जीडीपी देश की आर्थिक हैसियत की जो मैं बात कर रही थी उसमें जो लिस्ट में पहला कॉलम है उसमें टिक मार्क आ गया है। अब महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर ये दो भी इस वक्त आर्थिक लिस्ट में हमारे शामिल है, उन पर बात करनी जरूरी है। लेकिन जीडीपी यानी देश की आर्थिक हैसियत की अगर बात करें तो यहां पर ग्रीन में टिक लगा दिया गया है। जो हमारी ग्रोथ है 150% की इन पिछले 9 सालों में, वो ये बता रही है कि अगर यही ग्रोथ हमारी रही तो वी विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब महंगाई का मुद्दा, सरकार के लिए महंगाई का ये मुद्दा मुश्किलें हमेशा से खड़ी करता रहा है। हर चीज पे टैक्स लग रहा है, कपड़ों पे, बर्तनों पे, जो आप जाके आप सब्जियां खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं, तेल महंगी हो गई है, गैस के सिलेंडर को देखिए, इनका कहना है कि हम राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? आपको कहा जा रहा है कि आपको राशन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जितना राशन का दाम पहली सरकार को आप जितना राशन के लिए देते थे उससे कहीं ज्यादा सिलेंडर का है। तो सुन लिया ना आपने, विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन क्या ये सत्य है या पूर्ण सत्य है? आंकड़ों के जरिए आपको समझना चाहिए। भारत में अभी खुदरा महंगाई दर है 6.83%, जबकि थोक महंगाई दर है 0.52%, -0.52%। थोक महंगाई दर हमने वहां आपको बता रखा है, माइनस मिस हो गया है, -0.52%। खुदरा महंगाई दर का मतलब है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं उसके लिए पैसे जो खर्च कर रहे हैं वो कितना सामान महंगा हुआ है। एक पेन जो पहले आप मान लीजिए 5 रुपए में खरीदते थे, अगर वो आज की तारीख में 15 रुपए में खरीद रहे हैं तो कितना महंगा हो गया है। जबकि थोक महंगाई दर का मतलब क्या होता है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो सामान खरीदता है उसके लिए उसे कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी उस पेन में जो स्याही है, उस पेन में स्याही के अलावा जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो एक बिजनेसमैन जो खरीद रहा है दूसरे बिजनेसमैन से, वो कितना महंगा हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि खुदरा महंगाई दर तो बढ़ी है, लेकिन अधूरा सच, क्योंकि जब आपका देश अमीर हो रहा होता है ना, यानी आपकी जीडीपी जब बढ़ रही होती है तो आपके यहाँ महंगाई भी आती है। और इसकी वजह क्या है वो भी समझ लीजिए। भारत की खर्च करने की क्षमता कितनी है? 1083.89 लाख करोड़, या राउंड फिगर में से करूं तो 1084 लाख करोड़ रुपए। और खर्च करने की क्षमता के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। अब जब आपके पास खर्च करने की क्षमता होगी तो सीधा सा मामला होता है कि आपके यहाँ सामान के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सप्लाई और डिमांड का जो सर्कल है उसमें आप जितना मांगेंगे, जितना डिमांड करेंगे, उतना सप्लाई वहाँ पर होगा और वो सप्लाई जो है वो सामने वाले के मुताबिक होगा। ये चक्का है इकोनॉमी का। यानी जब आपके पास पैसे होंगे तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो बाज़ार में सामान का दाम भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। जैसे जब देश में छठा पे कमीशन लागू हुआ था तो अचानक फ्लैट, गाड़ी, खुदरा सामानों के दाम बढ़ गए, क्योंकि सरकारी नौकरी में काम कर रहे लोगों की सैलरी में वृद्धि हो गई, तो जाहिर है बाजार में पैसे बढ़ गए। यानी आपके देश की आर्थिक तरक्की अगर होगी तो आपके यहाँ थोड़ी महंगाई बढ़ेगी। और एक चीज मैं बता दूं कि भारत की खर्च करने की जो कैपेसिटी है उसकी जीडीपी से 4 गुनी ज्यादा है हमारे खर्च करने की, क्योंकि भारत के लोगों में बचत करने की आदत भी है। थैंक यू आप सबको। हमारे पास पुराना बैंक बैलेंस होता है। आर्थिक तरक्की के दूसरे पायदान यानी महंगाई में सरकार अगर महंगाई दर को और काबू में रख देगी तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर हमें पैसे बचा कर रखने की क्षमता हमारी और बढ़ जाएगी। जीडीपी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बढ़ने में थोड़ा बहुत रिश्ता है। वो रिश्ता ये है
कि जब जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की कमाई बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग बाजार में जाके सामान खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, उससे डिमांड जो है बढ़ती है। अब डिमांड और सप्लाई की जो इक्वेशन है उसी से प्राइस फिक्स होते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ महंगाई पे इंपैक्ट आता है। तो सुना आपने, जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि महंगाई पर थोड़ा उसका इम्पैक्ट आता है, यानी हमारी जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई जीडीपी और खर्च करने की क्षमता के साथ थोड़ी बहुत बढ़ती ही है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ से आपको और हमको फ़ायदा क्या होता है, इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये आपके सामने दो टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो जीडीपी है उसमें तो हमने ग्रीन टिक लगा दिया है, यानी सरकार ने जीडीपी वाला चैलेंज कबूल करते हुए उसमें पास, फ्लाइंग नंबर से वो पास हो गई है। लेकिन महंगाई दर जो है, अगर उस पर थोड़ा सा काबू कर लिया जाए तो ये और बेहतर होगा। इसीलिए हमने रेड में टिक किया है कि ये काबू में तो है, लेकिन और इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में, जीडीपी और महंगाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ये भी हरा हो जाएगा फिर तो सोने पर सुहागा है। भारत ने पहली बार 2023 और 24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब हम बात कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए थे और रोजगार के अवसर बनाने के लिए खर्च करने का लक्ष्य रखा था। अब इस 10 लाख करोड़ रुपए से हमारे देश में क्या होगा? हमारे देश में सड़क बनेगी, रेल बनेगी, आर्थिक कॉरिडोर जैसी चीज़ों पर खर्च होगा। इससे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। अब जाहिर है इससे निवेश और बढ़ेगा, भाई बढ़िया रोड मिलेगा, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो फिर उस सहूलत को देखते हुए आपके यहाँ पर निवेश आएगा और भारत की जीडीपी भी तेज़ी से बढ़ जाएगी। जैसे भारत में अभी ट्रक की जो औसत स्पीड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, अभी भारत में जो ट्रक की औसत स्पीड है, क्योंकि गड्ढे होते हैं, सड़कें कच्ची हैं, कई जगह पर 2 लेन ही है, 4 लेन नहीं है, तो अभी जो ट्रक की औसत स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जबकि अमेरिका में ट्रक की औसत स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे सामान को लाना और ले जाना चूँकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर महंगा हो जाता है, और इसीलिए सड़कें अगर अच्छी होंगी तो सामान की आवाजाही जल्दी होगी और उससे महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए भारत ने पिछले 9 साल में सड़कों के निर्माण पर बहुत जोर दिया। अब आप किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, किसी भी पार्टी को वोट डालते हो, किसी भी नेता के समर्थक हो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश में सड़कों का जाल नहीं बिछा है। और अगर नहीं कह रहे हैं आप, तो मैं आपके सामने आंकड़े रख देती हूँ। 2014 और 2015 में भारत में 97,830 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। कितने? 2014 और 15 में 97,830 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हुए थे। 9 साल बाद आज जब मैं आपको बता रही हूं तो कितने हैं? 2023 में 1,45,155 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं हिंदुस्तान में, यानी करीब 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नए बन गए हैं, 50,000 किलोमीटर। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट 2022 में जो आई थी, उसमें सड़क परिवहन की गति के मामलों में 162वें देशों में या 162 देशों में भारत को 127वां स्थान दिया गया था। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने माना कि हाई स्पीड रोड दूर दराज के इलाकों में कम समय में सामान पहुंचा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ाती है, गरीबी कम करती है और टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्या? हाई स्पीड सड़कें, हाई स्पीड रोड्स अगर वो देश में बनती है तो उत्पादकता बढ़ती है, गरीबी कम होती है, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपको पता है अमेरिका 107 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ दुनिया का सबसे तेज देश है और भूटान 38 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ सड़क परिवहन की गति के मामले में सबसे धीमा देश है। यानी आर्थिक सेहत के लिए ज़रूरी तीसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं जो बेहद ज़रूरी है, इसमें सरकार ने पूरे अंक पाए हैं, बेहतर काम अभी तक किया है। यानी प्रधानमंत्री का दावा जो तीसरी अर्थव्यवस्था का है उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तीनों को पा लिया तो आपको 2047 तक विकसित भारत खुद को कहलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पूरी दुनिया जो है
वो 2047 तक अगर हम ये टिक्स लगातार ऐसे ही और महंगाई को ग्रीन में कर देंगे तो आनंद ही आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।